आज मैं बेहद खुश थी क्योंकि आज राहील सऊदीया से वापस लौट रहे थे। मैं सुबह से घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। मैंने आज वो हर चीज पकाई थी जो राहील को पसंद थी। मेरी बेटी भी बाप के आने पर बेहद खुश थी। इसने अपने बाबा के लिए एक गिफ्ट भी पैक करके रखा था। कब से वो पैसे जोड़ जोड़ कर रख रही थी कि अपने बाबा के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेगी। और कल ही जब मुझे राहील ने ये बताया कि वो आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, मरियम मेरे साथ बाजार से जाकर एक बहुत अच्छी सी घड़ी अपने बाबा के लिए लाई थी। राहील ने मुझे एयरपोर्ट आने से मना कर दिया था। कहने लगे इसके दोस्त इसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे दिल की बेचैनी भी बढ़ गई थी। कभी मैं बेचैनी से घड़ी की सुइयों की जानिब देखती और कभी मेरे कान बाहर गाड़ी के हॉर्न पर खड़े हो जाते। दिल को यही लगता था कि राहील आए हैं, लेकिन वो गाड़ी मेरे मेन गेट पर रुकने की बजाय आगे बढ़ जाती। 2 घंटे बाद मेरा ये इंतजार खत्म हुआ था और राहील ने जब डोर बेल दी तो मैं भागकर दरवाजे पर पहुंची थी। दरवाजा खोला तो सामने राहील का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। एक बेइख्तियार सा अमल था। वो पूरे 6 माह बाद आए थे, इसलिए मैं इसके पहलू से जा लगी। उन्होंने भी बाजू फैलाकर मुझे अपने साथ लगाया, फिर मुझसे खैरियत पूछने लगे। अंदर मेरी आंखों में उदासी के आंसू भी झिलमिला रहे थे और मैं मुस्कुरा भी रही थी। ढेरों बातें थीं जो मुझे राहील से करनी थीं, लेकिन इसकी नजरें तो पूरे घर में दौड़ रही थीं। न जाने वो किसे तलाश कर रहे थे। एक अजीब सी बेचैनी थी इनकी आंखों में, जैसे पिछले 6 माह इनकी नजरें बस उसी को देखने के लिए बेकरार हों। फिर मुझसे पूछने लगे मरियम कहाँ है। ओह, तुम मरियम को ढूंढ रहे थे। मैं तो शौहर की आमद की खुशी में बेटी को बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी थी। मैंने मरियम को पुकारा। वो शायद राहील के लिए खरीदा हुआ गिफ्ट अपने कमरे से लेने गई थी। हाथ में गिफ्ट बैग पकड़े वो राहील को देखकर चहक सी गई थी। बाबा कहकर वो बेइख्तियार इसके साथ लग गई थी। मरियम 12 साल की थी, लेकिन कद काठ अच्छा था जो इसकी शख्सियत को सबसे ज्यादा हसीन बनाता था। इसके लंबे घने बाल, इसके बाल अभी भी खुले हुए थे और इसकी कमर को छू रहे थे। वह राहील के गले लगते ही रोने लगी थी। बाबा, आई मिस यू सो मच, वो रोते हुए कहने लगी। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया था मरियम। राहील शायद मुझसे ज्यादा अपनी बेटी से उदास थे। मरियम खुद ही इससे जुदा हुई, फिर अपने आंसू पोंछ कर राहील को गिफ्ट देने लगी। राहील ने गिफ्ट लेते हुए इसके हाथ को चूमा था, फिर इसकी दी हुई घड़ी भी पहन ली। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया था। फिर राहील ने अपने बैग से ढेर सारी मरियम के लिए की गई शॉपिंग दिखाई। मेरे लिए तो वो चंद एक चीजें ही लाए थे, लेकिन मरियम के लिए पूरा बैग भरा हुआ था। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता था कि राहील मरियम से इतनी मोहब्बत क्यों करते थे। शायद इसलिए कि वो हमारी वाहिद औलाद थी। रात देर तक राहील मुझसे और मरियम से ही बातें करते रहे। वो 1 महीने के लिए आए थे और वो महीना यूं ही गुजर गया। मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन राहील ने वापस सऊदीया जाने से पहले जो बात मुझे बताई, मैं सुनकर और भी ज्यादा अफसरदा हो गई थी। वो मुझसे कहने लगे कि इस बार वो मरियम को अपने साथ सऊदीया लेकर जाएंगे। ये सुनकर मरियम तो खुशी से झूमने लगी थी, लेकिन मैंने राहील को हैरत से देखा। मैंने कहा, और मैं? वो कहने लगा, तुम्हारा वीजा नहीं लगा, लेकिन मैं जाते ही दोबारा अप्लाई करूंगा, वरना 18 दिन बाद उम्रा करके वापस मरियम आ जाएगी। ये सुनकर इस बार मैं और भी ज्यादा उदास हो गई थी। मैं मरियम को ना भेजती, लेकिन मरियम भी खुशी खुशी राहील के साथ सऊदीया जाने को तैयार थी। राहील ने वहां किराए पर फ्लैट ले रखा था। मैंने मरियम को भेज तो दिया था, लेकिन मेरा सारा ध्यान मरियम की तरफ ही रहता था। मैं ये सोचती रहती कि राहील सुबह ही अपनी जॉब पर चले जाते होंगे। मरियम पूरा दिन अकेली कैसे रहेगी। इसे तो तन्हा रहने से बहुत खौफ आता था। अभी इसे गए 2 दिन हुए थे और मुझे वहम भी सताने लगे थे। मैं न जाने क्यों अंदर ही अंदर पछता रही थी। माँ के बगैर बेटी कैसे दियार गैर में रह सकती है। जब मुझे किसी पल चैन नहीं आया तो मैंने मरियम को वीडियो कॉल कर दी। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। सफेद लिबास, सफेद दुपट्टा ओढ़े वो मुझे बता रही थी कि इसने उम्रा अदा कर लिया है। इसे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। वो बहुत खुश है। मैंने पूछा, वो मेरे बगैर उदास तो नहीं है? वो कहने लगी, नहीं मामा, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने राहिल से जब बात की सबसे पहले अपने वीजे के बारे में पूछा। वो बात आए बाएं शाएं कर गया था। कहने लगा कुछ दिन बाद मरियम वापस आ जाएगी। फिर फोन भी बंद कर दिया। मैं यहाँ उदास थी और वो बाप बेटी वहां मुझे याद भी नहीं कर रहे थे।
मैं अपने दिल को तसल्लियां ही दे रही थी कि 2 हफ्तों की तो बात है, लेकिन असल होश मेरे उस वक्त उड़े जब 1 महीना गुजर गया। राहील ने तो मरियम की वापसी का कुछ बताया ही नहीं और ना मेरी इसके बाद मरियम से बात करवाई। मैंने कहा, राहील, वो 18 दिन के वीजे पर गई थी, इसे वापस क्यों नहीं भेज रहे? वो कहने लगा, मैं अब अपनी फैमिली यहीं बुलाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। बहुत जल्द तुम्हें भी बुलवा लूंगा। मरियम को मैंने यहाँ के स्कूल में दाखिल भी करवा दिया है। मैंने इसे कहा कि मेरी मरियम से बात करवाएं, तो वो कहने लगा, मैं अभी बाहर हूँ, घर जाकर करवाता हूँ। इसके बाद फोन ही ऑफ कर दिया। मैं मरियम के लिए बेहद परेशान थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी बेचैनी अरूज पर थी। अब तो राहील का फोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। मैं बेहद परेशान थी। राहील क्यों फोन नहीं उठा रहे थे? मैं तो सऊदीया में किसी और को जानती तक ना थी। 2 माह गुजर गए थे, ना राहील की कोई कॉल आई थी और ना ही मरियम का कोई अता पता था। हालांकि जब राहील अकेला सऊदीया जाता था तो रोज ही वीडियो कॉल करता था। रोजाना वो कुछ देर मुझसे बात करता था और फिर आधा आधा घंटा मरियम से बातें करता रहता। लेकिन अब तो 1 महीने से इसने मुझसे राब्ता ही नहीं किया था। मेरा दिल डूबने लगा था। मुझे यकदम ही अपने मोहल्ले की नगमा आपा का ख्याल आने लगा। इसके भाई और कजन तो सऊदीया में ही होते हैं। इसलिए मैं नगमा आपा के घर चली गई और इन्हें अपनी सारी बात रोते हुए बताई, तो वो भी परेशान हो गई। मुझसे उन्होंने सऊदीया का पता ले लिया। मुझसे कहने लगी कि वो ये पता अपने भाई को बता देगी और इसे कहेगी कि वो खुद इस फ्लैट में जाकर देखे कि मसला क्या है, राहिल क्यों फोन पर राब्ता नहीं कर रहा। मैंने नगमा आपा से कहा कि वो जल्द अज जल्द मुझे ये सब मालूम करके बताएं। ये कहकर मैं अपने घर पर आ गई। 4 दिन मजीद गुजर गए थे। मैं अब भी राहील के नंबर पर कॉल कर रही थी, मगर वो मुसलसल बंद जा रहा था। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कहीं इन दोनों पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। मेरा दिल तरह तरह के वसवसों से घिर चुका था। तभी अगले रोज नगमा आपा मेरे घर आईं। इनके चेहरे के तासुरात देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो मुझे देखकर बोली कि मेरा भाई गया था तुम्हारे शौहर के फ्लैट पर, मगर वो अपनी बात अधूरी छोड़ चुकी थीं। मैंने बेचैनी से इनसे पूछा तो वो बोली, जिस फ्लैट का तुमने पता दिया था वहां पर ताला लगा हुआ था। मेरा दिल डूब सा गया था। मैंने नगमा आपा की मिन्नतें करते हुए कहा कि खुदारा किसी तरह मुझे मजीद मालूमात लेकर दें, कहीं इन पर कोई मुसीबत तो नहीं टूट पड़ी थी। नगमा आपा ने मुझे तसल्ली देते हुए हर मुमकिन मदद करने को कहा और उठकर चली गईं। मुझे अब एक और डर सता रहा था, कहीं खुदा ना खास्ता किसी हादसे में इन्हें कुछ हो तो नहीं गया था। ये ख्याल आते ही मेरा दिल थमने लगता था। मेरा दिल हर पल इनके लिए दुआगो रहने लगा। मेरी परेशानी अब मजीद बढ़ चुकी थी। जब नगमा आपा ने मुझे मजीद मालूमात देते हुए कहा कि इनके भाई ने आसपास मौजूद फ्लैट से जब पूछगछ की तो वो बोले यहाँ मुकीम रहील साहब चंद हफ्ते पहले ही फ्लैट छोड़कर जा चुके हैं और अब वो कहाँ रहते थे इन्हें कुछ मालूम नहीं था कि वो अब कहाँ गए हैं। नगमा आपा ये खबर सुनाकर जा चुकी थीं और मैं बस सांस रोके बैठी रह गई। मेरी मासूम बेटी और शौहर न जाने कहाँ चले गए थे। कोसों दूर बैठी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी और मैं मुसलसल इन्हें कॉल कर रही थी, मगर शौहर का नंबर बंद जा रहा था। एक तो परदेस मुल्क, ऊपर से इन दोनों की यूं लाइल्मी मुझे पल पल बेचैन कर रही थी। कुछ माह यूं ही गुजरते चले गए। ना शौहर से मेरा कोई राब्ता हुआ था और ना ही इसने मुझे पैसे भिजवाए थे। सारा सारा दिन मैं रोती रहती, मगर कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। एक रोज नगमा आपा दोबारा मेरे घर आई और मिलते हुए बोली कि वो उम्रा अदा करने जा रही हैं। इनकी बात सुनकर गोया मुझे उम्मीद की एक और किरण मिल चुकी थी। मैंने इनकी मिन्नतें समझते करते हुए कहा कि मेहरबानी फरमाकर किसी तरह मेरे शौहर और बेटी का पता लगवा दें। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नगमा आपा ने मुझे तसल्लियां दी और फिर वो सऊदीया के लिए रवाना हो गई। मेरे दिल में कई वसवसों ने जन्म ले लिया था। राहील मेरा शौहर था और मरियम मेरी बेटी। आखिर दोनों मुझे कैसे फरामोश कर सकते थे? इन दोनों की मोहब्बत ही तो मेरे लिए कुल असासा थी। न जाने वो दोनों किस हाल में होंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक एक दिन मेरे लिए काटना मुश्किल हो रहा था। आखिर 25 दिन गुजरे और नगमा आपा उम्रा करके वापस आ गईं। मैं इन्हें मुबारकबाद देने के लिए इनके घर चली गई। मुझे तजस्सुस था न जाने वो कैसी खबर लाई होंगी। मेहमानों का रश कुछ कम हुआ तो नगमा आपा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई।
पहले तो वो मुझसे नजरें चुराने लगी, फिर वो मुझे लेकर एक अलग कमरे में चली गई। मैं खामोशी से इनका एक एक लफ्ज सुन रही थी। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई जब उन्होंने मुझ पर जो इंकिशाफ किया। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर फौरन घर आई और सऊदीया के लिए अपना वीजा लगवाया। चंद दिन के अंदर अंदर मैं सऊदीया के लिए रवाना हो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। जो कुछ नगमा आपा ने बताया था कि काश वो सब झूठ होता। मैं किसी तरह भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि राहील मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नगमा आपा जब यहाँ आई थी तो इत्तेफाक से इनकी मुलाकात राहील से हुई थी। उन्होंने मुझे इसका नया एड्रेस भी लाकर दे दिया था। मैं बामुश्किल खुद को संभालती हुई उस पते तक पहुंची थी। दो तीन बेल बजाने के बाद दरवाजा खोला तो सामने सुर्ख फराक में मलबूस मेरी बेटी मरियम खड़ी थी। मुझे देखकर इसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। इतने अरसे बाद अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखकर मुझसे रहा न गया और मैं बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसने मुझे गले से नहीं लगाया था, ना ही एक लफ्ज जुबान से अदा किया था। मैं इससे दूर हटी और चूमते हुए बोली कि कहाँ चले गए थे तुम दोनों। मुझसे एक बार भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की। वो बुखलाकर इधर उधर देखने लगी और मुझे अंदर फ्लैट में ले गई। मैंने नोट किया था कि मरियम मुझे देखकर खुश नहीं थी। इसे मुझसे मिलकर कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। इसने तो मुझसे पानी का भी नहीं पूछा था। मैं इसे गले लगाते हुए बोली कि क्या हुआ है मरियम, मुझसे इतनी खिंची खिंची क्यों हो? क्या मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर बाद बोली, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है मामा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके ये अल्फाज मुझे परेशान कर गए थे। मैंने इससे राहिल के बारे में पूछा तो वो कहने लगी वो कमरे में सो रहे हैं, मैं जगा कर लाती हूँ। इसका लहजा और अंदाज मुझे काफी बदला बदला लगा था। मैं शशो पंच में मुब्तला बैठी थी। मैंने मरियम पर गौर किया था, वो चंद माह में काफी बदल चुकी थी। इसके पहनने ओढ़ने का ढंग किसी बच्चे जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। यहाँ आकर मुझे नगमा आपा की कही बात कुछ कुछ सच महसूस होने लगी थी। जब मरियम को कमरे में गए काफी देर हो गई तो मैं भी उठकर इसके पीछे चली गई। मैंने जो ही दरवाजा खोला तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मुझे लगा मैं दोबारा सांस नहीं ले सकूंगी। मरियम राहील की बाहों में थी और राहील इसे कह रहा था कि कौन आया है बाहर। तभी राहील की नजर मुझ पर पड़ी और वो एक झटके से मरियम से अलग हुआ था। मरियम सर झुकाए खड़ी थी। कितनी ही देर में सदमे से दो चार रही। मेरा शौहर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नगमा आपा की वो अल्फाज याद आए थे। उन्होंने जब मुझे बताया था कि जब वो उम्रे की अदायगी करके लौट रही थीं, तो उन्होंने राहील और मरियम को सड़क पर घूमते देखा था। वो कहीं से भी बाप बेटी नहीं लग रहे थे। इनका एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज देखकर जब वहां के मुकीम एक शख्स से पूछा गया तो वो बोले, ये दोनों मियाँ बीवी हैं जो चंद हफ्ते पहले इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। मेरा दिमाग फट रहा था। मैं राहिल की जानिब बढ़ी और पूरी कुव्वत से इसे थप्पड़ मार दिया और फिर गिरेबान पकड़कर बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा करते हुए। वो पहले तो सटपटाया और फिर मुझे झटक कर बोला कि ये मत भूलो कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है, बल्कि तुम्हारी दोस्त की बेटी है। शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब सगी बेटी नहीं थी? अरे बेटियां तो बेटियां होती हैं, सगी सौतेली थोड़ी होती हैं। शौहर की फितरत से मैं वाकिफ थी, मगर इसकी नीयत अपनी मुंह बोली बेटी के लिए भी बदल सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मरियम रोते हुए एक तरफ खड़ी थी और फिर रोते हुए बोली कि मामा राहील ने मुझसे निकाह कर लिया है। इसके ये अल्फाज मुझे तड़पा गए थे। मैं जमीन पर गिर चुकी थी। राहील के अल्फाज मुझ पर क्यामत बनकर टूटे थे। मैंने मरियम की जानिब देखा, वो सर झुकाए खड़ी थी। मैंने हैरत से राहील की जानिब देखा, वो ऐसा कैसे कर सकता था? क्या एक बार भी इसे मेरा ख्याल नहीं आया था? एक मुसलमान होते हुए वो इस माशरे में कैसे एक गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा था? राहील मेरी जानिब बढ़ा और बोला, अब यही हकीकत है, तुम तस्लीम करो या ना करो, मगर अब मरियम ही मेरी बीवी है। मुझे इससे तब से मोहब्बत है जब से इसने होश संभाला था। तुम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैंने अपना एड्रेस बदला, मगर न जाने कैसे तुम्हें इस फ्लैट के बारे में पता चल गया। मैं जमीन पर बैठी रो रही थी कि कैसे ये शख्स एक मुसलमान होकर रिश्तों का तकद्दुस पमाल कर रहा था। राहील मरियम को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए वहां से दूसरे कमरे में ले गया। मुझे आज से 10 साल पहले का मनाजिर याद आने लगा। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी।
डॉक्टरों का कहना था कि मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता। मेरी एक सहेली थी जिससे मैं बेहद करीब थी, मगर एक रोज इसका और इसके शौहर का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरी हालत में इन्हें अस्पताल लाया गया। इसका शौहर तो मर चुका था, मगर वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इसकी 2 साला बेटी थी जिसे इसने मेरे हवाले कर दिया। आखिरी सांसों में उलझती मेरी सहेली ने अपनी बेटी को मुझे सौंप दिया था। मैंने इसे सीने से लगाकर पाला था। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी, मगर आज जो हुआ वो मेरे लिए किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं था। वही बेटी जो आज 13 साल की उम्र में मेरे शौहर की बीवी और मेरी सौतन बन चुकी थी। मैं फौरन उठी और मरियम की जानिब लपकी। मैंने फौरन इसे राहील से आजाद करवाया और इसे पूछने लगी। मैं इसे तस्दीक चाहती थी और वो सर झुकाकर कहने लगी कि यही सच है मामा, मैं अब राहील की बीवी बन चुकी हूँ। आप अब यहाँ से वापस चली जाएं। मुझे और राहील को अपनी जिंदगी में खुश रहने दें। बेटी के ये अल्फाज मुझे मशल कर चुके थे। मैं इसे थप्पड़ मार चुकी थी। बगैरत लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम कितने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रही हो? क्या इसलिए तुम राहील के साथ सऊदीया आई थी ताकि सारे खानदान की नजरों में धूल झोंक कर ये सब कर सको? राहील गुस्से से मेरा बाजू भींचकर मुझे कमरे में धक्का दे चुका था और फिर अगले ही लम्हे मेरा सर मेज के कोने पर जा लगा। सारा मंजर धुंधला सा गया था। मेरा सर चकरा रहा था। खून की एक फवार फूट कर मेरा चेहरा भिगो चुकी थी। मैं रोते हुए इन दोनों को देख रही थी जो मुझे अब कमरे में बंद करके जा रहे थे। मेरी बेटी की आंखों में बेबसी थी जो उस पल मुझे दिखाई दी थी। कुछ तो था जो अभी भी मुझसे मख्फी था। मेरा शौहर इतना सफाक दिल हो सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। दर्द की टीसें मेरे दिमाग पर हावी हो चुकी थीं। काश ये सच जाने से पहले ही मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाती। कुछ देर बाद कमरा खुला और मरियम अंदर दाखिल हुई। मेरे लिए खाना लाई थी। मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया। मुझसे कहने लगी, मामा, मेरा कोई कसूर नहीं है। आपकी तरह मैं भी बिल्कुल बेबस थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। राहील मुझे जब यहाँ लेकर आए तो उम्र के बाद भी इनकी नजरें मुझ पर मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थीं। जब उन्होंने मुझे मेरी पूरी हकीकत बताई कि मैं आप दोनों की सगी बेटी नहीं हूँ, तो मैं बहुत रोई थी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं इसी सदमे में थी जब राहील ने मुझ पर एक और बम फोड़ दिया। कहने लगे कि उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। जब मैं बड़ी हुई तो मैं इन्हें अच्छी लगने लगी थी और इन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी। जब मैं 10 साल की थी वो तभी सोच चुके थे कि वो मुझसे शादी जरूर करेंगे। मैं कसम खाकर कहती हूँ मामा, मैं इनकी नीयत और इरादे से वाकिफ नहीं थी। कुछ दिन बाद ही रहील ने मुझसे कहा कि वो मुझसे निकाह करना चाहते हैं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? आप मेरे सगे बाप नहीं हैं, तब भी मैंने हमेशा आपको अपना बाप समझा है। मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? आप मुझे वापस मामा के पास पाकिस्तान भेज दें। लेकिन जो शर्मनाक बात उन्होंने मुझसे की, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो कहने लगे कि अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं बिना निकाह के ही तुमसे ताल्लुक कायम कर लूंगा। मैं तुम्हें कभी भी पाकिस्तान नहीं भेजूंगा। अगर तुमने एहतजाज किया तो तुमसे जबरदस्ती भी करूंगा। बेहतर है तुम सीधे तरीके से मान जाओ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ये कहकर वो रोने लगी। कहने लगी, आप सोच भी नहीं सकती कि मामा मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। दुनिया को शायद ये नजर आता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं मुसलसल एक अजियत में हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ से खलासी का कोई रास्ता नहीं है। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं इसे अपने साथ लगाए चुप करवाने लगी। औरत हर हाल में मजबूर होती है। राहील घर पर नहीं था। मैं अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन ले गई। वहां जाकर सारी सच्चाई बताई। राहील गिरफ्तार हो चुका था। मैं अपनी बेटी को लेकर वापस पाकिस्तान आ गई। घर मेरा अपना जाती था। मैं पढ़ी लिखी